नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक है राइट टू एजुकेशन। दोस्तों शिक्षा का अधिकार। दोस्तों शिक्षा के अधिकार के बारे में हम आज जानेंगे कि क्या था शिक्षा का अधिकार, कब ये प्रस्तावित हुआ, कब लागू हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं जो कि दी गई हैं, और ये आपके दोस्तों बैच है जो कि स्टार्ट हो चुका है हिंदी इंडिविजुअल का। दोस्तों राइट टू एजुकेशन RT एक्ट 2009। दोस्तों इसमें इसका आने का मेन उद्देश्य ये था कि हमारे शिक्षा में बालक को शिक्षा में इस प्रकार से सुधार किया जाए जिससे कि बालक को सरलतापूर्वक ज्ञान प्रदान किया जा सके और बालक सरलतापूर्वक चीज़ों को सीख सके। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम। दोस्तों इसको क्या किया कि बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उन्हें शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाए। ऐसा कोई भी बालक न रहे कि जो कि बिना शिक्षा के रह जाए। दोस्तों तो 86वें संविधान संशोधन कब? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। दोस्तों कई संशोधन हुए, पर जब हमारा 86वां संशोधन यानी कि 86वां संशोधन जब हुआ दोस्तों 2002 में के द्वारा, तो उसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद था? वो अनुच्छेद था 21A। दोस्तों कौन सा जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें कि यह बात की गई कि 6 से 14 वर्ष के बालक, जो 6 से 14 वर्ष का बालक हो उसे एजुकेशन दिया जाए, फ्री में शिक्षा दी जाए। क्या है? फ्री में शिक्षा प्रदान की जाए, और ऐसा कोई भी बालक न रह जाए जो कि बिना शिक्षा के रह जाए। तो ये बात कही गई आपके। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 21 को जोड़कर बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया। यानी कि ये हमारा मौलिक अधिकार कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालक को किसी भी तरह से आप शिक्षा प्रदान कराएं, और वो भी निःशुल्क। कोई भी आप सुविधा शुल्क नहीं ले सकते। अगर आपने कोई भी सुविधा शुल्क ली तो आप पे दोस्तों सरकारी कार्रवाई हो सकती है, आपको दंड दिया जा सकता है। तो ये चीजें थी, आपका ये मौलिक अधिकार में हमारे सम्मिलित कर दिया गया, और 6 से 14 वर्ष को फ्री दोस्तों शिक्षा प्रदान की जाए। बहुत ही अच्छी मुहिम थी आपके सरकार की, बहुत ही अच्छा इन्होंने दोस्तों कदम उठाया था सरकार ने, बहुत ही अच्छा। जिसे प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 संसद में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 2009, 4 अगस्त 2009 को दोस्तों यह संसद में पारित किया गया था। ठीक है, और जो 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के उपरांत, राष्ट्रपति जी ने इसको अनुमोदन उपरांत किया दोस्तों। और कब? 27 अगस्त 2009 को इसको अनुमोदन प्रदान किया, और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। भारत के राजपत्र में यह प्रकाशित किया गया, पर यह दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट कि RT एक्ट 2009 जो है 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने उसको क्या किया? अनुमोदन प्रदान किया। क्या किया? अनुमोदन प्रदान हुआ। पर दोस्तों यह लागू कब हुआ, हमसे यह प्रभावित कब हुआ, ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं? 2009 जानते हैं तो 2009 ही मार के चले जाते हैं कि RT एक्ट 2009 27 अगस्त 2009 को लागू हो गया था। पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपका तब गलत हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि अनुमोदन हुआ था। क्या हुआ था? 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने क्या किया? अनुमोदन किया दोस्तों, और यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। पॉइंट नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा दोस्तों। जितना आप लिखेंगे उतनी चीजें आपको याद होगी दोस्तों। यानी कि 1 अप्रैल 2010 दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 में आपका RT एक्ट 2009 क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, यह अधिनियम 7 अध्याय तथा 38 खंडों में विभक्त हुआ। दोस्तों पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, इसमें कितने अधिनियम किए गए? 7 अधिनियम। कितने अधिनियम थे? 7 अधिनियम थे। खंड कितने थे? 38 खंड थे। 38 खंड थे दोस्तों। कितने थे? 38। दोस्तों अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंतिम समय में जब हमें दोस्तों समय कम होता है तो ये होता है कि अपनी शॉर्ट नोट्स जल्दी से रिवीजन करें कि यार कब ये पारित हुआ था,
कब ये संशोधित हुआ था, कब इसमें कितने अध्याय हैं, आरटी एक्ट में कितने अध्याय हैं, कितने खंड हैं। तो ऐसे शॉर्ट चीजें आप लिखते चलिए, क्योंकि आप पूरी नोट्स तो लिखेंगे नहीं दोस्तों। तो जब जो शॉर्ट्स नोट्स होगी तो कम समय में आपको अधिक ज्ञान प्रदान करती है। तो अपनी शॉर्ट्स नोट बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस अध्याय में कितने होते हैं दोस्तों? 7 अध्याय होते हैं। और खंड कितने होते हैं? 38 खंड विभक्त किया। जो अध्याय 1 है दोस्तों, उसमें किसकी बात की गई? प्रस्तावना की बात की गई कि कैसी दोस्तों चीजें होंगी, कैसे सिस्टम होगा, सारी चीजों की यानी एक प्रस्तावना बनती है। तो वो प्रस्तावना की बात की गई आपके अध्याय 1 में। अध्याय 2 में बात की गई कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अध्याय 2 में प्राप्त किए बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। यह दोस्तों अनुच्छेद 21A में कहा गया कि यह उनका मौलिक अधिकार है। क्या है? उनका मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया और उनको शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाए 6 से 14 वर्ष के बालकों को। अध्याय 3 में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों का दायित्व। यह केंद्र का भी है दोस्तों और राज्य सरकार का भी, दोनों का दायित्व है कि स्थानीय सरकारों का, कि अभिभावकों का भी ये दायित्व और साथ में साथ अभिभावकों का भी दायित्व है। यह अध्याय 3 में। आप सभी जानते हैं दोस्तों हमारी 3 सूचियां होती हैं। एक होती है संघ सूची, जिसे कि केंद्र सरकार संभालती है, केंद्र सरकार कानून नियम बनाती है। दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है दोस्तों समवर्ती सूची। क्या होती है? समवर्ती सूची। तो क्या आप जानते हैं दोस्तों शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? केंद्र सूची, राज्य सूची, संघ सूची में आएगी, राज्य सूची में आएगी, समवर्ती सूची में? बिल्कुल, बहुत सही, बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जो शिक्षा होती है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम कानून बनाते हैं। तो केंद्र सरकार, इसीलिए अध्याय 3 में ये बात की गई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, साथ में अभिभावकों का भी दायित्व है कि सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए। तो ये चीज बात की गई आपके अध्याय 3 में। अध्याय 4 की बात करें तो विद्यालय और शिक्षकों का दायित्व। ये हमारे सभी विद्यालय और वहां पे उपस्थित या वहां पे चयनित जो शिक्षक हैं उनका भी दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र में, उस स्थान के जो जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे, वो दोस्तों क्या हो, बिना शिक्षा के न रह जाएं, उन सभी को शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये उनका भी दायित्व बनता है। अध्याय 4 में ये बात कही गई दोस्तों। नेक्स्ट है अध्याय 5, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना। दोस्तों अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो होता है वो क्या किया गया? फ्लेक्सिबल बनाया जाए, लचीला बनाया जाए। क्या बनाया जाए? लचीला बनाया जाए। ऐसा होना चाहिए पाठ्यक्रम कि जिससे कि दोस्तों कि बालक को ज्यादा प्रेशर न हो, ज्यादा बोझ न पड़े, कि आसान रहे, सरल रहे, बालक के जीवन से संबंधित जुड़ा हो। क्या हो? जीवन से संबंधित जुड़ा हो दोस्तों, जीवन से संबंधित जुड़ा हो। पाठचर्या जो होनी चाहिए वो उसके जीवन से संबंधित जुड़ना चाहिए, तो बालक का इंटरेस्ट होगा दोस्तों। अगर किसी चीज को आपके जीवन से जुड़ी हो दोस्तों चीजें, तो उसको पढ़ने में क्या होता है? और भी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वही चीज है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या हो? लचीला हो और इसका पूरा किया जाना, और पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए। ये नहीं कुछ टीचर होते हैं दोस्तों, आधा पढ़ाया आधा नहीं पढ़ाया, बीच में ही पाठ्यक्रम को छोड़ के चले गए, सिलेबस को छोड़ के चले गए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सिलेबस को पूरा आप करिए, बच्चों को सारी शिक्षा प्रदान करिए जो कि उनके जीवन के लिए संबंधित है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज। नेक्स्ट है अध्याय 6 में बाल अधिकारों के संरक्षण। बाल अधिकारों के जो बालक के अधिकार होते हैं उनका संरक्षण किया गया आपके अध्याय 6 में, कि भाई बालक के क्या क्या अधिकार है, कि बालक को शिक्षा प्रदान की जाए, बालक को भोजन, उचित भोजन प्रदान की जाए, अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए, पुस्तकें प्रदान किया जाए, सारी चीजों का ये दोस्तों संरक्षण करता है आपका अध्याय 6। अब अध्याय 7 की बात की जाए दोस्तों, तो कुछ अन्य प्रारंभिक प्रावधान जो और भी प्रावधान थे आरटी एक्ट 2009 के दोस्तों, वो सारे प्रावधान आपके इसमें अध्याय 7 में बचे कुछ प्रावधान को रख दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट दोस्तों शिक्षा के अधिकार नियम के उद्देश्य। शिक्षा के अधिकार नियम के क्या उद्देश्य थे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्यों आरटी एक्ट 9 लाया गया हमारे देश में, इसका क्या उद्देश्य था। सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा यानी दोस्तों सरल प्राथमिक शिक्षा। सरल प्राथमिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसे ट्रेन टीचर रखे जाए जिससे कि बालकों को शिक्षा प्रदान की जा सके सरल ढंग से। क्या? सरल ढंग से, जो उनकी अधिगम प्रक्रिया हो या सीखने की जो प्रक्रिया हो दोस्तों, वो क्या हो? सरल ढंग से प्रदान की जा सके। वैसे बालक को दोस्तों खेल विधि के माध्यम से, किसकी विधि के माध्यम से? खेल विधि के माध्यम से बालकों को सिखाया जाए।
दोस्तों आप जानते हैं कि बालक दोस्तों खेल विधि के माध्यम से बहुत ही जल्दी सीखते हैं। दोस्तों गेम किसको नहीं प्यारा होता। हाँ, अभी खेल अगर दोस्तों आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं 6 से 14 वर्ष की उम्र की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर उन्हें खेलने के लिए छोड़ दिया जाए कि बेटा जाओ खेलो, दोस्तों पूरा दिन वो खेलते रहेंगे, ना उन्हें भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और उसी फुल एनर्जी के साथ वो हमेशा खेलते रहे। तो वो चीज होती है दोस्तों, वो एनर्जी होती है, वो गेम में उन्हें आनंद आता है, वो मजा आता है। तो वही दोस्तों सरकार ने एक यानी कि किया कि भाई प्रयास किया कि ऐसा किया जाए कि खेल विधि के माध्यम से ही बालक को सरल ढंग से शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि बालकों का इंटरेस्ट जो होता है वो खेल से में बहुत ही होता है। तो टीचरों को इस प्रकार से ट्रेंड किया जाए कि खेल विधि के माध्यम से ही वो क्या करें दोस्तों, बालकों को शिक्षा प्रदान करें। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दोस्तों शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी सभी को शिक्षा प्रदान करें। यानी ऐसा नहीं कि दोस्तों निम्न वर्ग का है यानी उच्च वर्ग का है, गरीब है यानी कि ज्यादा गरीब उसको शिक्षा नहीं दे सकते, अमीर है तो भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। उसकी शिक्षा हर रूप से हर बालक को शिक्षा प्रदान किया जाए, हर क्षेत्र में उसको शिक्षा प्रदान किया जाए कि दोस्तों कल जाके बालक क्या हो सके कि अगर कोई व्यवसाय भी करना चाहता है तो वो कर सके। ठीक है, तो उसको हर चीज दोस्तों नैतिक अनैतिक सारी चीजों की शिक्षा प्रदान की जाए कि क्या सही है क्या गलत है, हर चीज से सार्वभौमिकरण शिक्षा उसको प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों बालकों को शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, दोस्तों बालक को किसी प्रकार से एक अध्यापक का यह दायित्व होता है कि बालकों के रुचि को बढ़ावा दें, शिक्षा के प्रति उसकी रुचि को बढ़ावा दें कि हाँ ये आप पढ़िए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और उसकी इंटरेस्ट को बढ़ावा दें। उससे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, एक तो खेल विधि के माध्यम से, और दोस्तों ये हुआ कि स्कूलों में भोजन वोजन की भी व्यवस्था कर दी गई। फूड मिड डे मील आप जानते ही हैं दोस्तों कि आपको भोजन की व्यवस्था की कि भाई बच्चा वहीं खाए वहीं पढ़े, हर चीज दोस्तों उसको प्रोवाइड किया गया, ऐसा इन्वायरमेंट किया गया, बच्चा खेले भी खाए भी पढ़े भी, दिक्कत नहीं होगी, पेरेंट्स को भी दिक्कत नहीं, अरे यार हमारा बेटा खाया नहीं, हमारा बेटा भूखा है, एक माँ चिंतित हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हुआ कि हाँ भाई वहाँ हर चीज़ मिलेगा, बच्चे भी खुश, अरे यार रोज नया नया आइटम मिलता है, क्या बात है, चलो भाई पढ़ा जाए, खाया भी जाएगा, अरे पढ़ाई नहीं किया जाएगा, खाया जाएगा, खेला जाएगा, और ना। तो दोस्तों ये एक कहते हैं ना लभावन दिया गया, एक प्रलोभन दिया गया कि जिससे कि बालक आए कॉलेज, ये नहीं तो भाई पहले गैप कर देते थे, अरे नहीं जाएंगे स्कूल, आज बहुत तेज बुखार है, 102 डिग्री बुखार है। तो किस तरह से ये रोका जाए कि हाँ भाई शिक्षा बच्चों की जब तक संख्या नहीं बढ़ेगी क्या आप पढ़ाएंगे दोस्तों, तो बच्चों की संख्या अभी बढ़नी चाहिए, तो इसलिए प्रलोभन दिया गया, सारी चीजें की गई कि किस प्रकार से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। तो ये चीज शिक्षा के स्तर में सुधार, दोस्तों बालक की शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए कि किस प्रकार से बालक को शिक्षा प्रदान किया जाए जिससे कि बालक उपयोगी, जीवन के लिए भी उपयोगी हो दोस्तों। तो उसके स्तर में भी सुधार किया जाए कि ये नहीं कि दोस्तों पुराने स्तर से ही हम चलते आ रहे हैं, पुराने स्तर से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रटन विद्या पढ़ा रहे हैं, बेटा पढ़ा 2 2 4 2 4 8 ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो ये नहीं दोस्तों, वो पुरानी शिक्षा नीति को हमें छोड़नी पड़ेगी, नई शिक्षा नीति को हमें अपनानी पड़ेगी, अपने शिक्षा के स्तर में सुधार करना पड़ेगा। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार। दोस्तों सबसे ज्यादा हमारे अशिक्षित जो वर्ग है हमारे ग्रामीण वर्ग के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं दोस्तों, उतनी उनकी सोच विकसित नहीं हो पाती है। वो कहते हैं कि अरे बालक अभी है, अभी जब खूब बड़ा हो जाएगा तब शिक्षा प्राप्त करेगा, अभी तो बालक हमारा छोटा सा है, कमजोर है, अभी घर ही का काम करते थे तो ठीक है, उनकी ये सोच होती। पर दोस्तों ये नहीं होती, वो जानते हैं कि जब नींव मजबूत होगी, जब नींव आपकी मजबूत होगी दोस्तों, तभी आपका मकान टिकाऊ होगा, नहीं तो मकान क्या होगा, गिर जाएगा। तो बचपन से ही दोस्तों कोशिश करें कि बालकों को शिक्षा जब आप प्रदान करते रहेंगे तो धीरे धीरे उनके ज्ञान का विकास होता रहेगा। तो ग्रामीणों को हमें क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ता है कि नहीं अभी ही इनकी अवस्था हो चुकी है, 6 वर्ष की ये हो चुके हैं, तो ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इनको आप भेजिए स्कूल में, आप इनको विद्यालय में भेजिए, और विद्यालय में न केवल शिक्षा पास, इनके भोजन की भी व्यवस्था है, सारी चीज़ों की व्यवस्था है, आप निश्चिंत होइए। और इसी रूप से आप एक शिक्षक के रूप में आप जाके उनको जागरूक करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तभी दोस्तों ये उद्देश्य था आपका RT एक्ट 2009। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। RT एक्ट का मेन उद्देश्य ये भी था कि जो बालक हैं उनको दोस्तों जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उन्हें क्या किया जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। क्या की जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। उनसे कोई भी आप धन नहीं ले सकते, कोई भी शुल्क नहीं ले सकते, नहीं तो आप पे दोस्तों क्या होगा, कानूनन अपराध माना जाएगा और आप पे कार्रवाई हो जाएगी।
और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। दोस्तों ये भी आरटी एक्ट का मेन उद्देश्य था, आरटी एक्ट 2009 का मेन उद्देश्य था। ये आपका अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बिना फीस के, बिना दोस्तों उसके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। अब बात करते हैं दोस्तों बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 की। ये भी अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाल श्रम अधिनियम 1986 का संशोधन है दोस्तों। क्या है? 1986 का दोस्तों संशोधन है। 14 साल से कम उम्र के बालक से, दोस्तों जो 14 साल से कम उम्र के बालक हैं उनसे जब शारीरिक श्रम हम कराते हैं तो ये क्या माना जाता है? गैर कानूनी माना जाता है। क्या माना जाता है? गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा होटलों में और भी जगह जगह पे जो बालकों से लोग क्या करते हैं दोस्तों, अधिक से अधिक श्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं और उनको उचित मूल्य भी नहीं देते। उससे क्या होता है? वो बच्चे दोस्तों आगे उनका विकास नहीं होता, वृद्धि नहीं हो पाती, पढ़ नहीं पाते बच्चे। अब दोस्तों जो बालक ज्यादा काम कर रहा है तो बताइए कैसे पढ़ पाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला, एक दोस्तों कानून निकाला जिसे बाल श्रम संशोधन नियम कहा गया 2016, कि अगर जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा, कितने? 14 साल से कम उम्र के बालक से जो भी अगर दोस्तों कार्य करवा रहा है, जो भी मजदूरी करवा रहा है, जो भी काम अपना करवा रहा है, उसे गैर कानूनी बना दिया। तो इससे बच्चे दोस्तों ये हुआ कि बच्चों से लोग काम करवाना ही बंद कर दिया। अरे भाई कौन जेल जाएगा, काम करो बेटा। जैसे बच्चे बहुत होते हैं दोस्तों की आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं वो कार्य करना चाहते हैं, पर ये हुआ कि बेटा हम नहीं दे सकते आपको काम, ये गैर कानूनी है, आप पढ़िए, ठीक है। ये चीज यानी कि 14 से 18 साल के बालकों के लिए खतरनाक घोषित क्षेत्रों में काम करने पर भी निषेध हो गया। जैसे कि जो खतरनाक दोस्तों क्षेत्र होते हैं जहाँ पे दोस्तों आप देखते होंगे बिल्डिंग हो, इलेक्ट्रिक चीजें बनती हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे दोस्तों खतरा भी होता है, अपने जान का खतरा भी होता है। वहाँ भी बच्चों को मना कर दिया गया कि 14 से 18 साल के बालक वहाँ पे काम नहीं कर सकते। 18 वर्ष से ऊपर के बालक जो हैं वही दोस्तों कार्य वहाँ पे कर सकते हैं। ये भी चीज आपके बाल संशोधन अधिनियम में बात की गई दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं पॉक्सो अधिनियम 2012। दोस्तों पॉक्सो अधिनियम 2012 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। पॉक्सो का पूरा नाम होता है द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस दोस्तों, यानी कि दोस्तों यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण हेतु अधिनियम। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा समाज बहुत ही बुरा समाज है दोस्तों। हमारे समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व थे दोस्तों जो बच्चों का यौन शोषण करते थे, जो कि एक बहुत ही दंडनीय अपराध है दोस्तों। सही पूछें तो हमारे समाज में ये सबसे बड़ा अपराध है कि आप एक छोटे से बच्चे हैं दोस्तों या बालिका हैं, उनसे दोस्तों आप यौन शोषण कर रहे हैं उनका, तो बहुत सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए दोस्तों। उन्हें ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि जिससे दोस्तों उससे लोग क्या हो, एक्सपायर हो, प्रेरणा लें कि भाई अगर ये सजा, अगर हमने ये काम किया तो हमें कानून ये सजा देगा। तो दोस्तों वो डरेंगे तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ऐसी सजा दे कि जो एक प्रेरणा बन जाए, कि एक मिसाल बन जाए दोस्तों। क्या हो, एक मिसाल बन जाए कि अरे बाप रे ऐसा काम करने पे तो इतनी भयंकर सजा मिल रही। तो डर बनना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। ऐसे कुछ अपराध हैं जिनके लिए सरकार को लोगों के प्रति डर बनाना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। तो क्योंकि जब तक डर नहीं होगा दोस्तों तब तक ऐसे अपराध बंद नहीं होंगे। तो डर होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो कभी कभी पॉस्को का फुल फॉर्म पूछ लेता है दोस्तों। पॉस्को का फुल फॉर्म होता है द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण हेतु अधिनियम 2012 में ही हुआ। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की व्याख्या तय की गई दोस्तों। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की यहाँ पे व्याख्या तय की गई। बच्चों को यौन पीड़न और गैर जमानती अपराध दोस्तों, जो बच्चों से यौन पीड़न करते हैं दोस्तों उनका, तो उनको गैर जमानती अपराध माना गया दोस्तों। उनकी जमानत भी नहीं हो सकती। क्या ऐसा कह दिया गवर्नमेंट ने कि अगर ये अपराध जो करता है तो उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, उसको जमानत किसी भी हाल में उसको जमानत नहीं दी जाएगी। ये बात की गई दोस्तों, ठीक है, कि उसे किसी भी हाल में जमानत नहीं दी जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नलिखित हैं दोस्तों, जैसे बाल नियोजन अधिनियम। बाल नियोजन अधिनियम की बात की गई, यह दोस्तों आपका 1938 में आया बाल नियोजन अधिनियम। और बालक श्रम अधिनियम 1986 में दोस्तों आया। और आपका बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम कब आया? 1933। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जो कि आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में, कि बच्चों को दोस्तों इतने 14 से 18 वर्ष के बाद ही बच्चों को कारखानों में वर्क किया जाए, काम दिया जाए, ये दोस्तों आपका अधिनियम आया 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम कब आया? आपका 1958 में आया दोस्तों। क्या है? वाणिज्य पोत परिवहन 1958 में। मोटर परिवहन कर्मकार ये 1961 में आया। शिशु अधिनियम 1961। दोस्तों सारे अधिनियम बालकों से ही संबंधित है। ये कि भाई आपको बालक जब तक दोस्तों ये माना गया कि 18 वर्ष के बालक, 18 वर्ष से ऊपर, जो 18 वर्ष से ऊपर जब बालक की एज हो जाए, उम्र हो जाए, तभी दोस्तों उसे कार्य करने दिया जाए। इन सारी चीजों में यही बात की गई है कि जब बालक 18 वर्ष से ऊपर हो जाए तभी वो दोस्तों कार्य कर सकता है, तभी वो वर्क कर सकता है, न कि तभी वो, जैसे जो खतरनाक है दोस्तों, जहाँ पे खतरा है, आप जानते हैं दोस्तों कई ऐसे वर्क्स होते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक्स वर्क्स होते हैं और भी दोस्तों चीजें होती हैं, प्लांट बनते रहते हैं जिनमें कि वाकई में खतरा होता है दोस्तों, जान जाने की भी खतरा होता है दोस्तों, जान जाने का खतरा होता है। तो वहां पे ये होता है कि भाई बच्चे हैं दोस्तों जो कि उनका बौद्धिक विकास बहुत ही नहीं हुआ होता है, तो वो दोस्तों गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत वो कर जाते हैं, उनका शारीरिक विकास भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, थकान हो जाती है शरीर में, थोड़ा सा वर्क किया दोस्तों थकान हो गई, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, तो उनकी जान जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ें लागू की कि जब तक 18 वर्ष से ऊपर बालक न हो जाए तो ऐसी जगहों पे वो कार्य नहीं कर सकता और न ही कहीं भी वो कार्य नहीं कर सकता जब तक वो 18 वर्ष से ऊपर न हो जाए। तो बहुत ही अच्छी बात कही गई दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम। दोस्तों बाल विवाह निषेध अधिनियम ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा अधिनियम है। सर्वप्रथम वर्ष 1929 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1929 में दोस्तों यह पारित किया गया। बाल विवाह अधिनियम नाम आते ही दोस्तों मेरे दिमाग में एक प्रोग्राम आता था, आपने कलर्स में देखा होगा, बालिका वधू। उसमें दोस्तों वो लड़की बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, उसने बहुत ही अच्छी चीजें दिखाई गई हैं उसमें, आपने भी देखा होगा। जिसे इसे प्रस्तावक दोस्तों हरविलास शारदा के नाम पर यानी शारदा एक्ट भी कहा जाता है। ये दोस्तों यानी बाल विवाह निषेध सर्वप्रथम कब हुआ? 1929 में पारित किया गया, जिसके इसके प्रस्तावक कौन थे? हरविलास शारदा जी थे, इसके प्रस्तावक थे, जिसे कि शारदा एक्ट के इन्हीं के नाम से दोस्तों इसके शारदा एक्ट रखा गया। इसके तहत विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? 14 वर्ष। कितनी की गई दोस्तों? न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई गर्ल्स की दोस्तों। और लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी गई? 18 वर्ष। यानी बॉयज की कितनी कर दी गई दोस्तों? 18 वर्ष। कि जब तक लड़की दोस्तों 14 वर्ष की नहीं हो जाएगी तब तक उसका विवाह नहीं किया जाएगा, और जब तक बालक 18 वर्ष का नहीं हो जाएगा तब तक उसका विवाह नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ है बालिका वधू में दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई कि क्या कौन कौन सी समस्या होती है अगर कम उम्र में विवाह कर दिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने वर्ष 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? निरस्त करके उसमें दोस्तों उसके स्थान पे वर्ष 2006 में, कब? 2006 में अधिक प्रगतिशील एवं प्रभावी बना दिया। उसका नाम क्या दे दिया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। उसका नाम क्या कर दिया? उसे और भी अधिक दोस्तों प्रभावशाली बना दिया, प्रगतिशील बना दिया, और भी उसमें कुछ नियम कानून जोड़ दिए उन्होंने, और इसको बना दिया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत उन लोगों के खिलाफ कठोर दंड दिया गया, उपाय किए गए जो बाल विवाह की इजाजत देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। जो भी बाल विवाह के प्रति बढ़ावा देगा, जो इसको दोस्तों इसमें सहयोग करेगा, उसे कठोर दंड दिया गया। शारदा एक्ट को दोस्तों यानी कि 1929 के जो बाल विवाह निषेध नियम था शारदा एक्ट, उसे क्या किया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर 2006 में दोस्तों आपका ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये जानना आपके लिए, ये पॉइंट कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है। केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी की कि घरों एवं होटलों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बाल श्रम वाला पॉइंट था, इसमें आ गया कि 10 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था दोस्तों, को बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी ये दोस्तों। ठीक है,
कि यह प्रतिबंध लगा दिया कि होटलों में बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अपराध था दोस्तों, जो भी कार्य करेगा वो अपराध माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग है, लिखी गई पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हो सके तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।